भारत के भौतिक प्रभाग, फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। परिचय, इंट्रोडक्शन। भारत के भौतिक प्रभाग, फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। भौगोलिक विशेषताओं की दृष्टि से भारत एक अति विविधतापूर्ण देश है। ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, विशाल मैदान व पठार, मरुस्थल, विस्तृत तटीय प्रदेश एवं द्वीपीय भूभाग सभी प्रकार की भू आकृतिक इकाइयां यहाँ विद्यमान हैं। देश की भू आकृतिक इकाइयों का मुख्य रूप से 5 भागों में वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। भौगोलिक विभाजन। हिमालय पर्वत, गंगा सिंधु का मैदान, प्रापद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह। गंगा सिंधु का मैदान, गंगा सिंधु का मैदान, विशाल मैदान, थार मरुस्थल। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, स्थिति एवं विस्तार। संपूर्ण उत्तर पर्वतीय प्रदेश पश्चिम में पाकिस्तान के मकरान तट पर ग्वादर से आरंभ होकर पूर्व में मिजो पहाड़ियां तक लगभग 5000 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इसमें से पश्चिम में बलूचिस्तान और ट्रांस सिंधु क्षेत्र से नंगा पर्वत के मोड़ तक ये लंबाई 1500 किलोमीटर है। पूर्व में नामचा बरवा से मिजो पहाड़ियों तक ये लंबाई 1000 किलोमीटर है। मुख्य हिमालय पर्वत श्रेणी भारत की उत्तरी सीमा में पश्चिम से पूर्व की ओर 2400 किलोमीटर की लंबाई में एक वृहद चाप के आकार में फैली हैं। ये देश को उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व सभी ओर से घेरते हैं। इनकी चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, किंतु पूर्वी भाग में यह औसतन 1500 मीटर और मध्यवर्ती भाग में औसतन 8000 मीटर ऊंचे हैं। ये लगभग 5 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में फैले हैं। ये पर्वत एक विशाल पर्वत प्रणाली पामीर की गांठ के भाग हैं जो मध्य एशिया से मध्य यूरोप तक फैले हैं। हिमालय पर्वत प्रणाली के पश्चिमी भाग में इसकी 3 श्रेणियां फैली हुई है: लद्दाख जास्कर श्रेणी, शिवालिक श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी। पूर्वी भाग में हिमालय श्रेणी और सबसे उत्तर में काराकोरम श्रेणी है, जो चीन तक चली गई है। इन सभी पर्वतों ने भारत को शेष एशिया से पृथक कर दिया है। राजनीतिक दृष्टि से यह पर्वतीय प्रदेश 7 देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, चीन, भारत, नेपाल और म्यांमार। हिमालय पर्वत एवं प्रमुख श्रेणियां। हिमालय उत्पत्ति तथा विकास। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर महाद्वीपों और महासागरों का विभाजन सर्वथा भिन्न था। हिमालय पर्वत और उसके पूर्व में स्थित वर्मा, वर्तमान में म्यांमार के पर्वत तथा पश्चिम की ओर हिंदू कुश से लेकर यूरोप में फैली आल्प्स व कार्पेथियन पर्वत श्रेणियों तक एक विशाल महासागर था, जिसे तैथिस सागर कहा जाता था। इस सागर के उत्तर व दक्षिण दोनों तरफ महाद्वीपों का विस्तार था और जिसमें इसके उत्तर में स्थित महाद्वीप को अंगारा भूमि तथा दक्षिण में स्थित महाद्वीप को गोंडवाना भूमि कहते थे, जिसके अवशेष वर्तमान में दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत में विद्यमान हैं। कालांतर में भूगर्भिक प्रक्रियाओं से प्रभावित होकर तैथिस सागर ने ऊपर की ओर उठना शुरू कर दिया और जल गोंडवाना भूमि के निचले क्षेत्रों में जाकर फैल गया, जिससे गोंडवाना महाद्वीप विखंडित हो गया और हिंद महासागर की उत्पत्ति हुई। धीरे धीरे भूगर्भिक प्रक्रियाओं ने तैथिस सागर को और भी ऊपर उठाया और हिमालय की सृष्टि हुई। विशाल हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया एक लंबी अवधि में घटित हुई। हिमालय निर्माण के चरण।
प्रथम चरण आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय निर्माण का प्रथम सोपान संपन्न हुआ था। उस समय मुख्य हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। जैसा कि ऊपर वर्णित है, इसी समय गोंडवाना महाद्वीप भी विखंडित हो गया था। इस विखंडन के फलस्वरूप भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ और इसके मध्य विखंडन करने वाला तल ध्वंस होकर जलमग्न हो गया और वहां हिंद महासागर का निर्माण हुआ। द्वितीय चरण हिमालय निर्माण का द्वितीय चरण आज से लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व संपन्न हुआ। हिमालय की प्रमुख श्रेणी के निर्माण के बाद इस श्रेणी का जल नदियों के रूप में प्रवाहित होने लगा। ये नदियां मुख्य श्रेणी के दक्षिण में व्याप्त टेथिस सागर के अवशिष्ट भाग में मिट्टियां जमा करने लगी। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप समुद्री जल जीवों का काफी विकास हुआ। इन जल जीवों के अवशेष भी मिट्टी के भीतर दबते रहे, जिनका परिवर्तित रूप हमें ईंधन के रूप में प्राप्त है। इस प्रकार की समुद्र निर्मित चट्टानें आज से लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व ऊपर की ओर उठने लगी, जिससे मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। तृतीय चरण इसका तृतीय चरण आज से लगभग 1.75 लाख वर्ष पूर्व संपन्न हुआ। इस चरण में भूगर्भ में अत्यधिक हलचल होने के कारण भूपृष्ठ में व्यापक परिवर्तन हुए। इसके परिणामस्वरूप प्रमुख व मध्य हिमालय के दक्षिण में उसके समानांतर विस्तृत इंडो ब्रह्म नदी का तल अपने भूपृष्ठ से लगभग 1500 मीटर ऊपर उठ गया तथा एक समानांतर पर्वत श्रेणी के रूप में परिवर्तित हो गया। इसी श्रेणी को शिवालिक पर्वत कहा जाता है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कश्मीर में स्थित के निर्माण की घटना भी लगभग इसी समय घटित हुई तथा कश्मीर की घाटी का भी निर्माण हुआ। हिमालय का भौगोलिक विभाजन। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जोस्का आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं, जिनका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। इनमें टेथिस सागर के अवसाद पाए जाते हैं तथा इसकी चट्टानों में जीवाश्म युक्त समुद्री अवसाद है, जिनमें नीचे तृतीयक युग के ग्रेनाइट मिलते हैं। ये मुख्यतः पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में मिलते हैं। K2 या गाडविन ऑस्टिन 8611 मीटर काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। ट्रांस हिमालय वृहत हिमालय से इंडो सांगपो शुच जोन के द्वारा अलग होती है। हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या वृहद हिमालय ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, जबकि चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर तक है। विश्व के प्रायः सभी महत्वपूर्ण शिखर इसी में स्थित हैं। इनमें एवरेस्ट 8848 मीटर विश्व की सर्वोच्च चोटी, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट व नामचाबवा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। वृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय, इसकी औसत चौड़ाई 80 से 00 किमी एवं सामान्य ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागटिबा एवं महाभारत श्रेणियां इसी पर्वत श्रेणी का भाग है। वृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति, कुल्लू व कांगड़ा घाटियां मिलती हैं। यहाँ अल्पाइन चारागाह भी है, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुगयाल या पया कहा जाता है। लघु हिमालय अपने स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थलों के लिए विख्यात है। उदाहरण के लिए शिमला,
कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि को लिया जा सकता है। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय ये 10 से 50 किलोमीटर चौड़ा और 900-1200 मीटर ऊंचा है। अन्य दो श्रेणियों के विपरीत ये खंडित रूप से मिलता है। ये हिमालय के नवीनतम भाग हैं। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू घाटी। पश्चिम में इन्हें वून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, हरिद्वार। खेती की अच्छी संभावना होने के कारण इन घाटियों में लोगों का अच्छा बसाव है। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। ये दलदली और वनाच्छादित प्रदेश है। तराई से सटे दक्षिणी भाग में वृहद सीमावर्ती भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट मिलता है, जो कश्मीर से असम तक विस्तृत है। हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन। प्रो. एस.पी. चटर्जी ने हिमालय में 1973 में अनुप्रस्थ भागों में विभाजित किया था, जो कि निम्न हैं। कश्मीर हिमालय जम्मू व कश्मीर तथा लद्दाख में विस्तारित इस हिमालय की औसत ऊंचाई 3000 मीटर है तथा भारत के सर्वाधिक हिमनद इसी में विद्यमान है। इसी में लद्दाख शीत मरुस्थल, कश्मीर घाटी समुद्र तल से 1585 मीटर ऊंचाई पर स्थित विद्यमान है। इसमें करेवा निक्षेप, गाद बालू, चिकनी मिट्टी का मिश्रण पाए जाते हैं, जो सेब, बादाम, अखरोट, जरदाओ व फलोद्यान हेतु प्रसिद्ध है। पीर पंजाल, जोजिला, बुरजल, खारदुगला, पेसिला, सासरला, लानकला, जाराला, तास्काला, चांगला, उमासीला तथा कारातागला, काराकोरम इसके प्रमुख दरें हैं। हिमाचल हिमालय, इसमें हिमालय की तीनों ही श्रेणियों का स्पष्ट प्रतिनिधित्व दिखता है। रोहतांग, बारालापचा तथा शिपकीला इसके महत्वपूर्ण दरें हैं। इसमें कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, लाहौल व स्फीति जैसी घाटियां तथा शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, चंबा व कुल्लू मनाली जैसे शहर पाए जाते हैं। कुमाऊं हिमालय, ये हिमालय सतलज से काली नदियों के मध्य 320 किमी में विस्तृत है। इसमें नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, दूंगिरी, केदारनाथ, जावनली, गंगोत्री व बंदरपूंछ जैसे शिखर तथा गंगोत्री, मिलाप व पिंडार जैसे हिमनद पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें थोंगला, मुलिंगला, माना, नीति, दुनजुनला, शालसल्ला, बालचा धुरा, कुग्रीबिंगरी पास, लामापिया धुरा, मांगशा धुरा, मारीला और लिपुलेक जैसे दरें तथा मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा तथा बागेश्वर जैसे पहाड़ी पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। केंद्रीय हिमालय, ये हिमालय काली से तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है। इसका अधिकांश हिस्सा नेपाल में, कुछ हिस्सा सिक्किम में तथा छोटा भाग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में पड़ता है। इसमें विश्व के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गोसाइथा पाए जाते हैं। इसके प्रमुख दरें नाथुला व जेलेपला है। पूर्वी हिमालय, ये हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के मध्य 720 किलोमीटर में विस्तृत है। इस भाग में हिमालय का तीव्र उत्थान होता है तथा शिवालिक काफी संकीर्ण हो जाता है। हिमालय के इस भाग में कई पहाड़ियां जैसे अका, डाफल, मिरी, अबोर, मिश्मी व नामचा बा तथा कई पर्वतीय दरें जैसे बोमडीला, बोमला, ढूंगा, योग्याप डिफू, पोंगासाव, सेला, देबांग पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की दक्षिणी सीमा पर हिमालय दक्षिणवर्ती मोड़ दर्शाते हुए उत्तर दक्षिण दिशा में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर,
त्रिपुरा व मिजोरम में विस्तृत हो जाता है। इसे यहाँ स्थानीय रूप में पूर्वांचल कहा जाता है। इसमें प्रमुख पहाड़ियाँ पटाकाई बूम, नाग पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, ब्लू माउंटेन, मिजोरम, त्रिपुरा श्रेणी तथा ब्रेल श्रेणी है। इसमें डिफू, हपुगा, चौकान, पांगसा व लिखापानी जैसे प्रमुख दर्रे भी पाए जाते हैं। हिमालय के प्रमुख दर्रे: अदिल दर्रा, काराकोरम लद्दाख, समुद्र तल से 2835 मीटर की ऊंचाई पर पीरपंजाल श्रेणी में स्थित ये दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बारालबा, हिमालय प्रदेश लेह और लद्दाख, समुद्र तल से 4383 मी की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित एक दर्रा है। यह मनाली को लेह से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। बोमडीला भूटान के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश स्थित एक महान हिमालय का दर्रा जिसकी ऊंचाई 2600 मीटर है। यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लासा से जोड़ता है। बुर्जल दर्श समुद्र तल से 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित ये दर्श कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से जोड़ता है। चांगला समुद्र तल से 5270 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित महान हिमालय का ये दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। देवसा दर्श समुद्र तल से 5270 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के मध्य स्थित यह एक महान हिमालय का दर्रा है। देहांग दर्श अरुणाचल प्रदेश राज्य में समुद्र तल से लगभग 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक दर्रा। यह अरुणाचल प्रदेश को मंडाले, म्यांमार से संबद्ध करता है। डिफू दर्श अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित ये दर्रा इस राज्य को मंडाले, म्यांमार तक आसान और सबसे छोटा रास्ता देहांग की तुलना में उपलब्ध कराता है। इमिसला समुद्र तल से 4500 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित ये दर्श लद्दाख को तिब्बत, चीन से अपेक्षाकृत आसान संबद्धता उपलब्ध कराता है। खारदुंग ला समुद्र तल से 6000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित यह देश का मोटर वाहन चलने योग्य सबसे ऊंचा दर्रा है। खुजेराब दर्रा, काराकोरम, 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित काराकोरम पर्वत का ये दर्रा लद्दाख और चीन के सिक्यांग प्रांत को जोड़ने वाला परंपरागत दर्रा है। जेलेपला समुद्र तल से लगभग 4538 मीटर ऊंचाई पर स्थित ये दर्श सिक्किम को लासा से जोड़ता है। ये चुंबी घाटी से होकर गुजरता है। लनकला अक्साई चिन, लद्दाख में लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा लद्दाख को लासा से जोड़ता है। लिखापानी अरुणाचल प्रदेश में 4000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित इस दर्रे द्वारा इस राज्य को म्यांमार से जोड़ा जाता है। जोजिला समुद्र तल से लगभग 3850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये दर्श श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। लेह लेक पिथौरागढ़ में स्थित ये दर्श उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। मानसरोवर के तीर्थयात्री दर्रे से होकर भी जाते हैं। वह भारत के चीन से होने वाले व्यापार में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माना दर्श महान हिमालय में समुद्र तल से लगभग 5611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये दर्श उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। मनशाधुरा दर्श समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर पिथौरागढ़ के पास स्थित ये दर्श उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। मानसरोवर की यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों को इस दर्रे से भी गुजरना पड़ता है।
मुलिगला, उत्तराखंड, गंगोत्री के उत्तर में स्थित यह एक मौसमी दर्श है जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला, सिक्किम, ये भारत चीन सीमा पर स्थित एक दर्रा है। समुद्र तल से लगभग 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये दर्श प्राचीन रेशम मार्ग, सिल्क रूट की एक शाखा है। भारत और चीन की सीमा से होने वाले 3 व्यापारिक मार्गों में से एक नाथुला भी है। नीति दर्श समुद्र तल से लगभग 5068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। पिंगसान दर्रा, अरुणाचल प्रदेश, समुद्र तल से 4000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा अरुणाचल प्रदेश को मंडाले, म्यांमार से जोड़ता है। पेंजी ला जोजिला दर्रे के पूरब में समुद्र तल से 5000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित महान हिमालय का ये दर्रा कश्मीर घाटी को कारगिल, लद्दाख से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्श जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला ये पारंपरिक दर्रा मुगल रोड पर स्थित है। उपप्रायद्वीप के विभाजन के बाद इस दर्रे को बंद कर दिया गया। काराताग दर्श काराकोरम पर्वत श्रेणी में समुद्र तल से लगभग 6000 मी से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा थी। रोहतांग दर्श समुद्र तल से लगभग 3979 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा हिमालय प्रदेश की कुल्लू, लाहौल एवं स्पीति घाटियों को जोड़ता है। शीपकीला समुद्र तल से 4300 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा सतलज महाखंड, गौज से होकर हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से संबद्ध करता है। तिब्बत से आने वाली सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। थांगला, लद्दाख, समुद्र तल से लगभग 5359 मीटर की ऊंचाई पर लद्दाख में स्थित यह एक पर्वतीय दर्रा है। खारदंगला के बाद मोटर वाहन चलने योग्य ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है। ट्रेल्स दर्श यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में समुद्र तल से लगभग 5212 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पिंडारी हिमनद के कगार पर स्थित ये दर्रा पिंडारी घाटी को मिलाम घाटी से जोड़ता है। हिमालय का महत्व 11। हिमालय पर्वत का भारत के भौतिक, आर्थिक एवं जलवायु संबंधी अवस्थाओं पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है, जिनका वर्णन निम्न प्रकार से है। ये पर्वत साइबेरिया और रूस की ओर से आने वाली ठंडी और शुष्क पवनों से भारत की रक्षा करते हैं। इससे यहाँ न तो पूर्ण मरुस्थलीय और न ही अधिक ठंडी जलवायु संबंधी विषम अवस्थाएं पाई जाती है। ये पर्वत उत्तर की ओर से आने वाले आक्रमणकारियों से भी देश की रक्षा करते रहे हैं। शताब्दियों से इन पर्वतों ने भारत को मध्य एशिया के प्रभाव से मुक्त रखा है। हिमालय पर्वत भारत के मौसम एवं जलवायु पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। हिमालय की चोटियां मानसूनों के मार्ग में अपनी ऊंचाई और स्थिति के कारण अधिकांश आर्द्रता को हिम या जल के रूप में ग्रहण कर लेती हैं। हिमालय के हिम क्षेत्रों से अनेक हिमानियां विकसित होती हैं। इनसे सदावाहिनी नदियों का उद्गम होता है। ढलावदार पर्वत भारी वर्षा के जल के साथ असंख्य झरनों के रूप में नदियों को जन्म देते हैं। यद्यपि भौगोलिक दृष्टि से हिमालय पर्वत जितने तिब्बत के लिए लाभदायक है उतने ही भारत के लिए भी है, किंतु जल संसाधन की दृष्टि से इनका सारा लाभ भारत को मिलता है। इनसे निकली नदियां अपने साथ बहाकर लाई गई पानी व बारीक कांप मिट्टी मैदानों में फैला देती हैं। इस प्रकार निर्मित पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार,
पश्चिम बंगाल और असम के उपजाऊ काम्प मिट्टी के मैदान हिमालय की ही देन है। हिमालय के हिमाच्छादित शिखरों और नैसर्गिक दृश्यों के कारण इन पर्वतों का यात्रियों, पर्यटकों और अन्वेषकों के लिए अत्यधिक महत्व है। भ्रमणार्थ आने वाले व्यक्तियों के लिए पर्यटन व्यवसाय का विकास हुआ है, विशेषकर हिमालय के निचले भागों में। हिमालय की घाटियां में जहां वृक्षों की सीमा समाप्त होती है और हिम रेखा आरंभ होती है, वहां चारागाह पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि और कुमायूं में बुगयाल या पया कहते हैं। इसमें भोटिया और लामा लोग अपनी भेड़ बकरियां चराते हुए घूमते हैं। कश्मीर के गुर्जर कुल्लू घाटी के गद्दी तथा भागीरथी और अलकनंदा घाटियों के जाग और मिर्चिया अन्य भ्रमणकारी प्रजातियां हैं, जो ऋतु के अनुसार अपने पशुओं को लेकर घूमती रहती है। भारतीय पुराणों में हिमालय को देवभूमि माना गया है। इसी पर्वत श्रेणी में कैलाश, अमरनाथ, बद्रीनाथ, मानसरोवर, केदारनाथ, वैष्णो देवी, ज्वालामुखी, तारा देवी, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, जोशीमठ, उत्तरकाशी, लक्ष्मण झूला, हरिद्वार आदि प्रमुख तीर्थ हैं, जिनके दर्शन करने प्रतिवर्ष लाखों यात्री जाते हैं। तिब्बती बौद्ध शरणार्थियों के हिमालय में बौद्ध मठों की भी बहुलता है। हिमालय पर्वत पर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय के ऊंचे ढालों पर सिल्वर, फर, स्यूस, देवदार, बच, लाच, चील आदि वृक्ष मिलते हैं। इनके नीचे के क्षेत्रों में शाहबलूत, मेपल, हिकॉरी, एल्म, एल्डर आदि चौड़ी पत्ती वाले ऊंचे वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। यहाँ पर अनेक प्रकार की उपजें, जड़ी बूटियां, कच्चा माल एवं वन्य जीव पाए जाते हैं। बाहरी हिमालय श्रेणी पर असम से लेकर हिमाचल प्रदेश तक चाय और फलों, सेब, बादाम, अंगूर, चेरी, खुबानी, आड़ू, अखरोट, नाशपाती आदि का उत्पादन किया जाता है। कश्मीर और कुल्लू की घाटियां सेब, नाशपाती, अखरोट, चेरी, शहतूत, शफ्तालू, रैम्बेरी, स्ट्रॉबेरी फलों के लिए प्रसिद्ध है। नैनीताल, अल्मोड़ा में सेब व अखरोट के उद्यान विकसित किए गए हैं। श्रीनगर के निकट सीमित मात्रा में केसर पैदा की जाती है। पहाड़ों में बने मार्गों और पगडंडियों से बाहरी व्यक्तियों के अपरिचित होने के कारण घाटियों तक पहुंचना बड़ा असंभव है। अतः पहाड़ी निवासियों के जीवन पर न तो बाहरी आक्रमण का कोई प्रभाव पड़ता है और न उनके रीति रिवाज या भाषा का। हिमालय पर्वत के विभिन्न भागों में अब अनेक खनिज पदार्थों के मिलने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। तेल और प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन के अनुसार दो क्षेत्र पेट्रोलियम प्राप्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जम्मू और हिमाचल प्रदेश की टिशरी शैलों की मेखला में, विशेषतः सूरीन, मस्तगढ़, नूरपुर, चंद्रतलाई मोरो में, और अरुणाचल प्रदेश, असम और ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी मैदान। इसके अतिरिक्त हिमालय में अल्मोड़ा और सिक्किम में तांबा, कश्मीर के रियांसी क्षेत्र में कोयला, अल्मोड़ा जिले में घिया पत्थर, लद्दाख में सोना, लद्दाख तथा रूपशु में सुहागा और नमक तथा हिमाचल के ऊंचे भागों में शिलाजीत मिलती है। हालांकि खनिज पदार्थ अभी निकाले नहीं जाते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों के भागों में पड़ने वाले जलप्रपातों से सस्ती जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। टॉस, शारदा, गंडक, कोसी आदि नदियों का उपयोग भी जलशक्ति उत्पादन के लिए किया गया है। हिमालय की वर्तमान स्थिति। भूगर्भवेत्ताओं का विचार है कि हिमालय ने आज से 12 करोड़ वर्ष पूर्व ऊपर उठना आरंभ किया और यह क्रिया अब भी जारी है। इस विचार के पक्ष में निम्नलिखित प्रमाण दिए जाते हैं। 1. त्रिकोणमितीय विधि,
ट्रिगोनोमेट्रिकल मेथड द्वारा हिमालय पर्वत के विभिन्न भागों की ऊंचाइयों के जो अनुमान लगाए गए हैं, उनसे इस बात का संकेत मिलता है कि हिमालय की ऊपर उठने की प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई और ये अब भी उत्थान की प्रक्रिया में है। 2. हिमालय क्षेत्र में प्रायः भूकंप आते रहते हैं। इससे इस बात का प्रमाण मिलता है कि हिमालय में अभी भी समस्थितिक संतुलन नहीं आया और यह ऊपर उठ रहा है। 3. हिमालय से प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां अभी तक अपनी युवावस्था में ही हैं। ये भी हिमालय के उत्थान को प्रमाणित करती है। 4. तिब्बत में स्थित अनेक झोलों का तल भी ऊंचा उठा है, जिससे हिमालय के ऊपर उठने का प्रमाण मिलता है। 5. भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार मुख्य हिमालय श्रेणी 100 वर्षों में 20 सेमी ऊपर उठती है, जबकि शिवालिक श्रेणी 100 वर्षों में 10 मीटर तक ऊपर उठ जाती है। बालाज क्रिस्टीन ओल्सचैक ने अपनी पुस्तक हिमालय में लिखा है कि हिमालय 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से ऊपर उठ रहा है। 6. प्लेट विवर्तनिकों के अनुसार भारतीय प्लेट अब भी यूरेशियाई प्लेट की ओर बढ़ रही है और हिमालय में वलन की प्रक्रिया अब भी जारी है। अतः इस संकल्पना के अनुसार भी समस्त हिमालय पर्वत ऊपर उठ रहा है। उत्तरी भारत का विशाल मैदान, स्थिति तथा विस्तार। यह मैदान उत्तरी पर्वतीय भाग एवं दक्षिण के पठारी भाग के मध्य में फैला है। ये भारत का ही नहीं वरन विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला मैदान है। इस मैदान की उत्पत्ति हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के पश्चात हुई है। इसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किमी है। यह मैदान पूर्व में 145 किलोमीटर एवं पश्चिम में 480 किलोमीटर चौड़ा है तथा 2400 किलोमीटर की लंबाई में धनुष के आकार में फैला है। इस मैदान का ढाल बड़ा समतल है। अरावली पर्वत की श्रेणी को छोड़कर कोई भी भाग समुद्र तल से 180 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। इस मैदानी भाग में गहराई तक काम्प मिट्टी के जमाव पाए जाते हैं। पश्चिम में पाकिस्तान में सिंधु का मैदान एवं पूर्व में बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा इसी का विस्तार है। संपूर्ण उत्तरी मैदान एक समतल मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 200 मीटर है। अधिकतम ऊंचाई 291 मीटर अंबाला और सहारनपुर के बीच है। यही भाग इस विशाल मैदान का जल विभाजक है। इसके पूर्व की ओर गंगा तथा इसकी सहायक नदियां पूर्वी दिशा में प्रवाहित होने के पश्चात बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हैं। इसकी पश्चिम की ओर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां अरब सागर में जाकर मिलती हैं। उत्तरी मैदान की उत्पत्ति एवं विकास। हिमालय पर्वत की रचना के कारण उसके और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य में गहरी खाई बन गई, जिसमें तैथिस सागर का अवशिष्ट जल खाड़ियों के रूप में भरा हुआ रह गया। हिमालय से निकलने वाली आरंभिक नदियों ने अपने साथ पत्थर, कंकड़ और मिट्टी लाकर इन खाड़ियों की तली में जमा कर दी। इस प्रकार हिमालय की आरंभिक नदियों द्वारा मिट्टी के निरंतर जमाव के कारण जिस विस्तृत समतल प्रदेश का निर्माण किया गया, उसी का विकसित रूप ही गंगा सिंधु का मैदान है। एक बड़ा समतल प्रदेश हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य में बना, वही आज सिंधु सतलज गंगा का मैदानी प्रदेश कहलाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का विकास प्रागैतिहासिक काल में ही हुआ है। यहाँ पर पिछले 8-10 हजार वर्षों में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा बहाकर लाए गए अवसादी भाग यहाँ के छिछले सन्नति में निरंतर जमा होते रहने के कारण डेल्टा के आकार में निरंतर विकसित जमाव होते रहे। आज भी यहाँ ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रतिवर्ष भारी मात्रा में अवसाद लाकर जमा किए जाते हैं।
इसी कारण इस डेल्टा के पूर्वी भाग का विस्तार दक्षिण की ओर धनुषाकार रूप में होता रहा है। उत्तरी मैदान का भौगोलिक विभाजन, स्थलाकृतियां। उत्तर का मैदान एक विशाल पूर्णतः समतल एवं सपाट मैदान है। सहारनपुर से कोलकाता तक इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर तथा इसकी औसत ढाल 20 सेंटीमीटर प्रति किमी है। जैसे जैसे हम इसके जल विभाजक से पूर्व की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे ये ढाल और भी मंद होता जाता है। परंतु इस मैदान की कुछ अपनी ही विविधताएं हैं जिनका अपना विशिष्ट स्थान है। मिट्टी की विशेषता तथा ढाल के आधार पर इन विविधताओं का निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। भाबर प्रदेश ये शिवालिक के गिरिप प्रदेश में सिंधु नदी से तिस्ता नदी तक पाया जाता है। यह 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई वाली एक संकरी पट्टी के रूप में स्थित है। इसकी चौड़ाई पश्चिम में अधिक व पूरब में कम है। गिरिप पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में नदियां बड़ी मात्रा में पत्थर, कंकड़, बजरी आदि लाकर जमा कर देती है जिससे पारगम्य चट्टानों का निर्माण होता है। अतः इस क्षेत्र में पहुंचकर अनेक छोटी छोटी नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं। ये भाग कृषि के लिए अधिक उपयोगी न होने के कारण विरल जनसंख्या का क्षेत्र है। तराई प्रदेश भाबर के दक्षिण में मैदान का वह भाग जहां भाबर की लुप्त नदियां फिर से भूतल पर प्रकट हो जाती है तराई प्रदेश कहलाता है। ये प्रदेश 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ पर अधिकांश भाग दलदल होता है। नदियों द्वारा निक्षेपित जलोढ़ के कण भाबर प्रदेश की अपेक्षा छोटे होते हैं। इसकी रचना बारीक कंकड़, पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी से हुई है। अधिक दलदल तथा नमी के कारण यहाँ पर घने वन तथा विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी पाए जाते हैं। अब इसे साफ करके कृषि योग्य बनाया गया है। बांगर प्रदेश बांगर वह ऊंचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंचता। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी द्वारा बना हुआ होता है। इसकी ऊंचाई कहीं कहीं पर 30 मीटर है, परंतु ऊंचाई में उतार चढ़ाव को सामान्य दृष्टि से देखने पर बांगर तथा खादर में बहुत ही कम अंतर दिखाई देता है। सतलुज के मैदान तथा गंगा के ऊपरी मैदान में बांगर का विस्तार विशेष रूप से देखने को मिलता है। इसकी मृदा गहरे रंग की है जिसमें ह्यूमस की प्रचुरता तथा उर्वरा शक्ति से परिपूर्ण है। इनमें अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां विद्यमान है जिन्हें कंकड़ कहा जाता है। खादर प्रदेश वह नीचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचता है। प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का जल नवीन मिट्टी लाकर यहाँ पर बिछा देता है, इसलिए नवीन जलोढ़ द्वारा खादर निर्मित होते हैं। हर वर्ष नई मिट्टी के जमाव के कारण ये बड़े उपजाऊ भाग होते हैं और कृषि कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खादर प्रदेश बालू तथा कंकड़ से युक्त होता है तथा भूमिगत जल का उत्तम संग्राहक है। रेह प्रदेश बांगर प्रदेश के जिन भागों में अधिक सिंचाई की जाती है उनमें कहीं कहीं भूमि पर एक नमकीन सफेद परत बिछ जाती है। इसे रेह अथवा कल्लर कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के शुष्क भागों में अधिक होती है। भूर बांगर प्रदेश के कुछ भागों में अपक्षय के कारण ऊपर र की मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई है और वहां अब कंकरीली भूमि मिलती है। ऐसी भूमि को भूर कहते हैं। गंगा तथा रामगंगा नदियों के प्रवाह क्षेत्रों में भूर का जमाव विशेष रूप से मिलता है। डेल्टाई प्रदेश गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने मुहाने के निकट विशाल डेल्टा का निर्माण किया है जो भारत तथा बांग्लादेश में विस्तृत है। इस डेल्टा का पुराना भाग भारत में है और नया भाग बांग्लादेश में है। वास्तव में डेल्टाई प्रदेश खादर प्रदेश का ही विस्तृत रूप है।
डेल्टा प्रदेश की उच्च भूमि को चर तथा दलदलीय क्षेत्र को बिल कहा जाता है। उत्तरी मैदान का प्रादेशिक विभाजन। पश्चिम में राजस्थान से लेकर पूर्व में असम तक इस विशाल मैदान के उच्चावच में महत्वपूर्ण प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। इस दृष्टिकोण से इसे पश्चिम से पूर्व की ओर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। 1. राजस्थान का मैदान। 3. गंगा का मैदान। 2. पंजाब हरियाणा का मैदान। 4. ब्रह्मपुत्र का मैदान। राजस्थान का मैदान। इसका विस्तार मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी भाग में अरावली पहाड़ियों से भारत पाकिस्तान सीमा तक है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 300 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 1.75 लाख वर्ग किमी है। इस मैदान को 2 भागों में बांटा जाता है। मरुस्थली मैदान यह मारवाड़ मैदान का अंग है। यहाँ पर बालू अधिक है और बालू का स्तूप अधिक संख्या में पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर धरातल के ऊपर नीस, शिस्ट तथा ग्रेनाइट चट्टानें दिखाई पड़ती हैं। यह मुख्यतः शुष्क मरुस्थलीय भाग है जहां वार्षिक वर्षा 25 सेमी से कम होती है, परंतु सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि की कृषि की जाती है। जैसलमेर के निकट कुछ छोटी छोटी झीलें हैं जो बहुधा सूखी पड़ी रहती है। राजस्थान के बांगर मैदान राजस्थान के मैदान का उत्तरी तथा पूर्वी भाग उच्च प्रदेश है और यह राजस्थान बांगर कहलाता है। यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में विस्तृत है। पश्चिम में इसका विस्तार 25 सेमी वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखा निर्धारित करती है। यहाँ की प्रमुख नदी लूनी है। यह एक मौसमी नदी है जो दक्षिण पश्चिम दिशा में कच्छ के रण की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ पर कहीं कहीं पहाड़ियाँ भी मिलती हैं। कई स्थानों पर उपजाऊ मिट्टी भी मिलती है। राजस्थान मैदान के दक्षिण पश्चिमी भागों में जलोढ़ मैदान है जिन्हें यहाँ रोही कहा जाता है। पंजाब हरियाणा का मैदान यह 1.75 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में फैला एक चौरस मैदान है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इसकी लंबाई 640 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर है। राजनीतिक दृष्टि से इसका विस्तार पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली में है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 250 मीटर है। सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम नामक 5 नदियों द्वारा बने हुए मैदान को पंजाब का मैदान कहते हैं। ये दोआबों का बना हुआ मैदान है। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। विभाजन के फलस्वरूप इसका कुछ भाग पाकिस्तान में चला गया और अब सतलुज, व्यास व रावी नदियों के मैदानी भाग ही इसमें सम्मिलित हैं। सतलुज नदी के दक्षिण की ओर स्थित भूभाग को मालवा मैदान कहते हैं। पंजाब मैदान के दोआब व्यास एवं सतलुज के बीच का बिस्त जलंधर दोआब, व्यास एवं रावी के बीच का बारी दोआब, रावी एवं चिनाब के बीच का रचना दोआब, चिनाब एवं झेलम के बीच का चास दोआब, झेलम, चिनाब एवं सिंधु के बीच का सिंध सागर दोआब। शिवालिक की पहाड़ियों के साथ लगते हुए मैदान में अनेक छोटी छोटी नदियों ने बड़ी मात्रा में अपरदन किया है, जिसके कारण यहाँ बड़ी संख्या में खंड मिलते हैं। नदियों द्वारा बनाए गए इन खंडों को स्थानीय भाषा में चोज कहते हैं। इस प्रकार के चो पंजाब के होशियारपुर जिले में सबसे अधिक मिलते हैं। नदी कगारों जिनकी ऊंचाई 3 मीटर या उससे भी अधिक है, उसे यहाँ छाया कहलाती है तथा खादर पट्टियों को बेट कहते हैं। गंगा का मैदान
गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। इसका डेल्टाई भाग पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में विस्तृत है। गंगा का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली गंगा तथा इसकी सहायक नदियों यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक तथा कोसी की निक्षेप क्रिया द्वारा बनाया गया है। दक्षिणी पठार में बहने वाली नदियों चंबल, बेतवा, केन तथा सोन ने भी इस मैदान के निर्माण में अपना योगदान दिया है। इस संपूर्ण मैदान का सामान्य ढाल पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर है। गंगा के मैदान को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जाता है। ऊपरी गंगा का मैदान ये गंगा के मैदान का ऊपरी भाग है। इसकी उत्तरी सोमा शिवालिक की पहाड़ियां, दक्षिणी सीमा प्रायद्वीप पठार तथा पश्चिमी सोमा यमुना नदी निर्धारित करती है। इसकी पूर्वी सीमा 100 मीटर की समोच्च रेखा को माना जाता है। यह मैदान उत्तर प्रदेश के 2/3 भाग में फैला हुआ है। पूर्व पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर तथा उत्तर दक्षिण दिशा में इसकी चौड़ाई 380 किलोमीटर है। इस प्रकार यह प्रदेश 1.49 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर फैला हुआ है। यह मैदान गंगा तथा इसकी सहायक नदियों जैसे यमुना, रामगंगा, शारदा, गोमती तथा घाघरा ने बनाया है। यह मैदान समुद्र तल से 100 से 300 मीटर ऊंचा है। इस मैदान के पश्चिम में गंगा यमुना दोआब है जो अपेक्षाकृत उच्च प्रदेश है। इस दोआब के पूर्व में रुहेलखंड का मैदान है जो लगभग 35,000 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। रुहेलखंड के पूर्व में अवध का मैदान है। अवध के मैदान में बहने वाली मुख्य नदी घाघरा है। इसकी अन्य नदी गोमती है जिसकी धारा मंद है। वास्तव में इस संपूर्ण प्रदेश की ही ढाल मंद है। लहरदार रेत के टीलों की उपस्थिति इस मैदान की एक विशेषता है, जिन्हें भूर के नाम से जाना जाता है। मध्य गंगा का मैदान यह मैदान उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग तथा बिहार में लगभग 1.45 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर फैला हुआ है। यह मैदान पूर्व पश्चिम दिशा में लगभग 600 किलोमीटर लंबा तथा उत्तर दक्षिण दिशा में 330 किलोमीटर चौड़ा है। इसके उत्तर में हिमालय का गिरिप भाग तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी किनारा है। यह मैदान काफी नीचा है और इसका कोई भाग 150 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। इस मैदान में घाघरा, गंडक तथा कोसी आदि नदियां गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। यहाँ पर बहने वाली लगभग सभी नदियां अपना मार्ग बदलती हैं, जिससे सदा बाढ़ का खतरा बना रहता है। इस संदर्भ में कोसी नदी बहुत ही विख्यात है। इन मैदानों में जलोढ़ों का मोटा निक्षेप है, जिनमें कंकड़ की मात्रा कम है। ये प्रदेश साधारणतया एकरूपता एवं आकृतिहीनता प्रदर्शित करता है। दक्षिणी प्रायद्वीप से भी कई नदियां इस क्षेत्र में बहती है, जिनमें सोन नदी सबसे अधिक प्रसिद्ध है। सोन नदी के क्षेत्र में ढाल अन्य भागों की अपेक्षा अधिक है। इस मैदान के प्रसिद्ध उप क्षेत्र गंगा घाघरा दोआब, घाघरा गंडक दोआब तथा गंडक कोसी दोआब हैं। निम्न गंगा का मैदान इस प्रदेश में दार्जिलिंग के दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिले के अलावा संपूर्ण पश्चिम बंगाल सम्मिलित हैं। इस प्रकार यह मैदान हिमालय की तलहटी से गंगा के डेल्टा तक विस्तृत है। उत्तर दक्षिण दिशा में इसकी लंबाई 580 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम दिशा में इसकी अधिकतम चौड़ाई छोटा नागपुर पठार से बांग्लादेश की सीमा तक 200 किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल 81,000 वर्ग किमी है। दक्षिण पश्चिम में 150 मीटर की समोच्च रेखा इसकी सीमा बनाती है। इस मैदान का उत्तरी भाग तिस्ता, जलढाका तथा टोरसा नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेप से बना है।
जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले का पर्वत पदीय एवं तराई का क्षेत्र दोआब कहलाता है। राजमहल की पहाड़ियों तथा बांग्लादेश की सीमा के बीच यह मैदान संकरा होकर केवल 16 किलोमीटर चौड़ा रह जाता है। डेल्टाई भाग में गंगा अपने आप को कई धाराओं में विभक्त कर लेती है। यहाँ पर भूमि का ढाल बहुत ही मंद है, 2 सेमी प्रति किमी से भी कम है। इस प्रदेश का 2/3 भाग 30 मीटर से भी कम ऊंचा है, अतः इसके अधिकांश भाग में दलदल पाया जाता है। डेल्टा के ऊपरी भाग में कहीं कहीं बलुआ टीले पाए जाते हैं, जो आसपास के क्षेत्र से 10-12 मीटर ऊंचे हैं। यहाँ कुछ निम्न भूभाग भी हैं जिन्हें बिल कहते हैं। मुहाना प्रदेश पर समुद्र तट के साथ साथ दलदली भाग है जहाँ घने सुंदर वन हैं। निचले गंगा मैदान का छोटा नागपुर पठार के पूरब स्थित भाग राढ़ मैदान कहलाता है। दामोदर एवं स्वर्णरेखा नदियों से अप्रभावित यह मैदान लेटेराइट जलोढ़ मृदाओं से आच्छादित है। मृदा अपरदन इस मैदान की मूल समस्या है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसे ब्रह्मपुत्र की घाटी भी कहते हैं। इसका लगभग समस्त भाग असम में है, अतः इसे असम का मैदान भी कहा जाता है। ये 3 ओर से पर्वतों तथा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाएं, पूर्व में पटकाई बूम व नागा श्रेणियां तथा दक्षिण में गारो, खासी व जयंतिया की पहाड़ियां स्थित हैं। पश्चिम में भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा निम्न गंगा का मैदान इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। यह एक लंबा एवं संकरा मैदान है। पश्चिम में धुबरी से पूर्वोत्तर में सदिया तक ये लगभग 800 किलोमीटर लंबा तथा 60 से 96 किलोमीटर चौड़ा मैदान है। इसका क्षेत्रफल लगभग 56,000 वर्ग किमी है। इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। यह एक निम्न प्रदेश है जो पूर्व में 130 मीटर तथा पश्चिम में केवल 30 मीटर ऊंचा है। ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में है। इस मैदान के उत्तरी भाग में ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों ने जलोढ़ पंखों का निर्माण किया है। ढाल कम होने के कारण यहाँ पर कई नदी विसर्ग बनते हैं, जिससे कई निम्न भूमियों का निर्माण होता है। इसे बिल कहते हैं। वर्षा ऋतु में ब्रह्मपुत्र नदी का पाट बहुत चौड़ा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप बाढ़ का मैदान बनता है। नदी कई धाराओं में विभक्त हो जाती है और नदी द्वीपों का निर्माण होता है। भारत का सबसे बड़ा तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। इन्हीं में से एक द्वीप है। उत्तर के मैदान की विशेषताएं। इस मैदान का धरातल अत्यधिक समतल है, अतः इसमें ऊंचे टीलों का भी प्रायः अभाव पाया जाता है। इस मैदान का ढाल अत्यधिक धीमा है, अतः गंगा के डेल्टा से पश्चिम की ओर बढ़ने पर तराई प्रदेश तक समुद्र तल से धरातल की ऊंचाई केवल 200 मीटर ही है। इस मैदान की भूमि नदियों द्वारा विक्षिप्त काम्प मिट्टी से बनी है। यह मुलायम मिट्टी है, जिसकी उर्वरा शक्ति बहुत हो विलक्षण है। ये भारत का प्रमुख कृषि क्षेत्र है, जिसमें चावल, गन्ना, जूट, गेहूं, तंबाकू, सरसों एवं अन्य तिलहन पैदा किए जाते हैं। इस मैदान में अनेक नदियों का जाल सा फैला है। अधिकांश नदियां हिमालय पर्वत से निकलने के कारण सततवाहिनी हैं। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, वहां नहरें निकालकर एवं नलकूपों का जाल फैलाकर सिंचाई की जाती है। मैदानी भाग में नदियां धीमी बहती हैं और इनकी चौड़ाई अधिक होती है, जिससे यहाँ नदियों द्वारा प्राचीन काल से आवागमन होता रहा है। आज भी इनके द्वारा कुछ सीमा तक अंतर्देशीय यातायात होता है। ये समतल मैदान रेलमार्ग और सड़कें बनाने के लिए बहुत उपयुक्त हैं। अतः यहाँ रेलमार्गों और सड़कों का जाल सा बिछा है। इस यातायात की उन्नति ने आंतरिक व्यापार की उन्नति में योगदान दिया है और नगरीकरण व औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया है।
इस मैदान के पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी भागों में जो अवसाद जमे उनमें वृक्षों के दब जाने से कोयले का निर्माण हुआ तथा जहां महासागरीय जीवाश्म जमे वहां उनसे निःसृत होकर खनिज तेल संग्रहित हो गया। यह मैदान सभ्यता की जन्मभूमि रहा है। देश के इतिहास एवं विकासशील राजनीतिक स्वरूपों को सजाने संवारने में भी इस मैदान का विशेष योगदान रहा है। इस क्षेत्र के प्राचीन नगरों के भग्नावशेष एवं आधुनिक नगर इसके साक्षी हैं। इस प्रकार भारत का यह मैदान एक विशाल और विस्तृत खेत है। शताब्दियों से नदियां इस खेत को उपजाऊ बनाने का काम कर रही है। अपने कृषि उत्पादकता के कारण ही यह मैदान एक विशाल जनसंख्या के भरण पोषण हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। उत्तरी मैदान का महत्व। इस मैदान का विस्तार अत्यधिक है। ये भारत के लगभग 1/4 क्षेत्रफल को घेरे हुए है। यहाँ संपूर्ण देश की लगभग 47% जनसंख्या निवास करती है। यद्यपि भौगोलिक तथा आर्थिक दृष्टि से यह भारत का सर्वोत्तम भाग है, किंतु भूवैज्ञानिक दृष्टि से इसका महत्व अधिक नहीं है, क्योंकि यह भारत का नवीनतम भाग है और इसकी भौतिक संरचना सरल है। किंतु यहाँ भूमि समतल होने तथा रेल मार्गों, राजमार्गों और नदियों का जाल बिछा होने के कारण इस भाग में देश के अनेक प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र स्थित हैं तथा जनसंख्या भी घनी है। अतः इस मैदान का राष्ट्रीय विकास एवं आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व है। सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना होने और इन नदियों में सिंचाई की सुविधा होने के कारण यह मैदान हिमालय पर्वत का उपहार कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार। स्थिति एवं विस्तार। प्रायद्वीप भारत या दक्कन उत्तरी भारत के मैदान के दक्षिण में वह भूभाग है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है। ये राजस्थान से कुमारी अंतरीप और गुजरात से पश्चिम बंगाल तक विस्तृत है। इसका आकार प्रायः त्रिभुजाकार है, जिसका चौड़ा भाग उत्तर की ओर तथा शीर्ष भाग दक्षिण की ओर है। पठार के उत्तर में अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां, पश्चिम में ऊंचे पश्चिमी घाट और पूर्व में निम्न पूर्वी घाट और दक्षिण में नीलगिरी पर्वत स्थित हैं। इस प्रायद्वीप की औसत ऊंचाई 450 से 750 मीटर है। प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी तट का तीव्र ढाल उस भ्रंश का द्योतक है जो अफ्रीका से भारत के अलग होने के कारण बना, जिसके कारण अनेक विद्वान पश्चिमी घाट को वास्तविक पर्वत न मानकर उसे भ्रंश कगार मानते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा पठार है जिसका क्षेत्रफल लगभग 10 लाख वर्ग किमी है। प्रायद्वीप के अंतर्गत दक्षिण पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, केरल एवं अधिकांश तमिलनाडु राज्य के प्राचीन पठारी भाग सम्मिलित हैं। उत्पत्ति एवं विकास। दक्षिण का प्रायद्वीप उस गोंडवाना महाद्वीप का अवशिष्ट भाग है जो प्राचीन काल में टेथिस महासागर के दक्षिण में फैला था। अधिक प्राचीन होने के कारण इस भाग में अनेक पर्वत निर्माणकारी क्रियाओं एवं महाद्वीपीय विस्थापन जैसी घटनाओं के फलस्वरूप गोंडवाना महाद्वीप के भाग छिन्न भिन्न होकर पृथक हो गए तथा कुछ भाग सदा के लिए समुद्र में जलमग्न हो गए। इसके बाद मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के दक्षिण में गोंड राज्य में द्रविड़ युग के गहरे बेसिनों और गतों में गोंडवाना चट्टानों का निर्माण हुआ। ऐसी पुरानी चट्टानों के आधार पर इस समस्त भूभाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। गोंडवाना शिलाओं का विकास भारत के एक तिकोने प्रदेश के 2 भागों में हुआ है। यह एक और दामोदर, सोन और ऊपरी नर्मदा की घाटियों में है, जिसका विस्तार लगभग पूर्व पश्चिम है। दूसरा भाग गोदावरी घाटी में फैला है। इस तिकोने क्षेत्र में एक गौंड मेखला महानदी घाटी में फैली है। दार्जिलिंग,
भूटान और असम के उप हिमालय प्रदेश में भी स्थानीय रूप से गोंडवाना क्रम के जमाव पाए जाते हैं। कश्मीर में भी निचली गोंडवाना शिलाएं मिलती हैं। भारत के पूर्वी तट पर ऊपरी गोंडवाना शिलाएं मिलती हैं। भारत का प्रायद्वीप बहुत ही पुराना भूभाग है जो अति प्राचीन युग में टेथिस नामक महासागर के दक्षिण में अवस्थित था। इस भूभाग का विस्तार बहुत अधिक था। इसके अंतर्गत दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका भूखंड थे। इस सारे भूखंड को भूवैज्ञानिकों ने गोंडवाना लैंड के नाम से संबोधित किया है। कई युगों से भूमि के नगमीकरण और मौसमी क्षति के परिणामस्वरूप ही भारत का आधुनिक रूप बना है। कठोर शिला समूह जो मौसमी प्रहारों का सामना कर चुके हैं, आज पहाड़ के रूप में खड़े हैं। उन्हीं में जो कुछ कोमल थे वे आज घाटी और मैदान बन गए हैं। ये भूपपड़ी के एक स्थायी खंड का सूचक है। यद्यपि भ्रंश और दीर्घकालीन भूचलनों का इस पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा है, फिर भी उस कल्पकाल के भूचलनों के कारण अधिक विचलित नहीं हुआ है। यह मुख्यतः पुरानी रवेदार और परिवर्तित शिलाओं से बना है, जो कुछ स्थानों के बाद के अवसादों और लावा के बहाव से आवृत है। उस कल्पकाल में समुद्री शिलाएं उनके किनारों में ऊपरी द्वितीय जीवकल्प और तृतीय जीवकल्प के रूप में जम गई हैं। लेकिन ये कुछ अवसादों गोंडवाना कल्प में नदियों और झील अवसादों से बनी हैं। मेघालय पठार के प्रायद्वीपीय पठार से अलग होने के कारण मेघालय पठार भारत के मुख्य पठार से एक कांप के मैदान द्वारा अलग किया गया है। इसे गारो राजमहल खंड कहते हैं। इस खंड का निर्माण भूपृष्ठों में भ्रंश पड़ने से हुआ था, जिसे गंगा नदी ने अपने निक्षेप द्वारा भर दिया। प्रायद्वीपीय पठार के भौतिक क्षेत्र। संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का एक भाग है, जिसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसकी प्रसिद्ध नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी की प्रवाह दिशा से इस बात का प्रमाण मिलता है कि इस पठार का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। नर्मदा तथा ताप्ती नदियां पश्चिमी दिशा में बहती है, अतः पठार के इस भाग का ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है। ये पठार काफी कटा-फटा है, जिसमें कई धरातलीय जटिलताएं पाई जाती हैं। यहाँ कई पहाड़ियाँ तथा नदियाँ स्थित हैं, जिन्होंने इस पठार को कई छोटे छोटे भागों में बांट रखा है। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। मालवा का पठार। मालवा का पठार, मालवा प्लाटो, ये पठार नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ तथा विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत तथा उत्तर पूर्व में गंगा का मैदान स्थित है। ये ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों से बना हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 800 मीटर है। इसका सामान्य ढाल उत्तर पूर्व दिशा में है, अतः इस पठार में बहने वाली नदियां उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर यमुना नदी में जा मिलती हैं। इन नदियों के प्रवाह के कारण ये पठार अनेक स्थानों पर उबड़ खाबड़ बन गया है तथा बड़े बड़े बीहड़ खंड पाए जाते हैं। चंबल नदी द्वारा निर्मित इसी क्षेत्र की चंबल घाटी एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में बीहड़ के रूप में प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड, रुहेलखंड तथा छोटा नागपुर इस पठार के पूर्वी विस्तार है। दक्कन ट्रैप एवं अन्य पठार। दक्षिण का मुख्य पठार अथवा दक्कन ट्रैप, ये पठार ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा एवं विंध्याचल, उत्तर में महादेव तथा मकालू, पूर्व में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट इसकी सीमाएं बनाते हैं। ये पठार मुख्यतः लावा से बना हुआ है।
इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। दक्षिण में ये पठार 1000 मीटर ऊंचा है, परंतु उत्तर में इसकी ऊंचाई केवल 500 मीटर ही है। लगभग 2 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल वाले इस विशाल पठार की ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियां पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती है। महाराष्ट्र का पठार, आंध्र का पठार तथा कर्नाटक का पठार आदि इसके भाग हैं। छोटा नागपुर का पठार, इसका विस्तार पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा व आंध्र के पूर्वोत्तर भाग तक है। इसके उत्तर पश्चिम में सोन नदी बहती हुई गंगा में मिलती है। राजमहल की पहाड़ियां इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की प्रमुख नदी है। यह इस पठार के मध्य भाग में एक ब्रंश घाटी में से गुजरती हुई पश्चिम पूर्व दिशा में बहती है। यहाँ पर गोंडवाना युग के कोयला भंडार हैं, जो भारत को लगभग 3/4 कोयला प्रदान करते हैं। उत्तर में हजारीबाग पठार तथा दक्षिण में रांची का पठार इसके प्रमुख भाग है। विभिन्न ऊंचाइयों वाले इस पठार का मध्य पश्चिमी भाग सर्वाधिक ऊंचा है। इस भाग को पाट क्षेत्र कहा जाता है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार को चट्टानें पूर्व की ओर राजमहल पहाड़ियों से परे भी विस्तृत हैं और उत्तर पूर्व में मेघालय पठार का निर्माण करती हैं। इसे शिलोंग का पठार भी कहते हैं। इस पठार के पश्चिमी भाग में गारो पहाड़ियां, मध्यवर्ती भाग में खासी जयंतिया तथा पूर्वी भाग में मिकिर पहाड़ियां हैं। मेघालय पठार का उत्तरी ढाल बहुत तीव्र है, जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। इसका दक्षिणी ढाल मंद है और यहां पर सुरमा घाटी तथा मेघना घाटी स्थित हैं। बुंदेलखंड पठार, यह उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत, उत्तर पश्चिम में चंबल तथा दक्षिण पूर्व में पन्ना अजयगढ़ श्रेणी से घिरा है। बेतवा, धसान व केन द्वारा इसमें तीखे खंडों, क्षिप्तिकाओं, जलप्रपातों का विकास किया गया है। बघेलखंड पठार, इसका विस्तार सतना, रीवा एवं मिर्जापुर में है। इसकी ऊंचाई 150 से 1200 मीटर के मध्य है तथा उच्चावच में विषमता विद्यमान है। इसके दक्षिण में नर्मदा सोन अंश घाटी स्थित है। यहाँ कोयला भंडार की प्रचुरता है तथा नर्मदा, सोन, कर्मनाशा, टॉस, केन व रिहन जैसी नदियां प्रवाहित होती है। कर्नाटक पठार, इसका विस्तार कर्नाटक तथा केरल के कन्नौर व कोझिकोड जिलों में है। इस पठार की औसत ऊंचाई 600-900 मीटर तक है। बाबा बुदन पहाड़ियों में स्थित मुलांगिरी इस प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है। इस पठार के उत्तरी भाग को मलन तथा दक्षिणी भाग को मैदान कहा जाता है। कावेरी व तुंगभद्रा यहाँ प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। तेलंगाना पठार, तेलंगाना में विस्तृत इस पठार में मुख्यतया धारवाड़ व कुडप्पा शैलें पाई जाती है। इसके गोदावरी बेसिन में गोंडवाना क्रम की शैली भी विद्यमान है। प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख दर्रे। भोर घाट लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये दर्रों मुंबई और पुणे को जोड़ता है। ये पश्चिमी घाट के व्यस्ततम दर्रों में से एक है। इससे होकर गाड़ियों एवं वाणिज्यिक वाहनों का उच्च आवागमन होता है। रेल गोरान घाट माउंट आबू के दक्षिण में स्थित इस दर्रे द्वारा राजस्थान के उदयपुर शहर को सिरोही एवं जालौर शहर से जोड़ा जाता है। ये समुद्र सतह से लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आसपास की निर्जन चट्टानों पर कटीली झाड़ियां और नागफनी विद्यमान हैं। हल्दीघाट, ये राजस्थान की अरावली श्रेणी का एक पर्वतीय दर्रा है। उदयपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये दर्रा राजसमंद और पाली जिलों को जोड़ता है। इसका नामकरण यहाँ पाए जाने वाले हल्दी जैसी पीले रंग वाली मृदा से मानी जाती है।
मेवाड़ के राजा राणा प्रताप सिंह और मुगल सम्राट अकबर के सेनापति एवं अम्बेर के राजा मान सिंह के बीच सन 1576 को हल्दी घाटी की लड़ाई यहीं हुई थी। इस प्रकार यह पर्वतीय दर्रा ऐतिहासिक महत्व रखता है। पालघाट नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित इसे दरे पलक्कड़ घाट के नाम से जाना जाता है। समुद्र सतह से इसकी ऊंचाई 75 मीटर से 300 मीटर के बीच है। इसकी चौड़ाई लगभग 24 किलोमीटर है। ये कोयम्बटूर, तमिलनाडु शहर को केरल के कोची एवं कोझिकोड शहरों से तथा तमिलनाडु को केरल के बंदरगाहों से जोड़ता है। थालघाट सह्याद्री श्रेणी में स्थित इस दर्रे की ऊंचाई समुद्र तल से 1000 मी से भी अधिक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 और भोपाल इंदौर रेल लाइन इस दर्रे से होकर गुजरती है। ये दर्रा नासिक को मुंबई से जोड़ता है। प्रायद्वीपीय पठार की पर्वत श्रेणियां। प्रायद्वीपीय पठार की पर्वत श्रेणियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। विंध्याचल विंध्याचल श्रेणी का विस्तार अव्यवस्थित रूप में है। यह नर्मदा नदी के साथ साथ पश्चिम की ओर गुजरात से आरंभ होकर उसके समानांतर पूर्व दिशा में बढ़ती हुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है तथा अंततः उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर तक अपना विस्तार प्राप्त करती है। विंध्याचल पर्वतमाला विंध्याचल, भांडर, किमूर तथा पारसनाथ की पहाड़ियों का सम्मिलित रूप है। विंध्याचल पर्वत में परतदार चट्टानें लाल व बलुआ पत्थरों से युक्त मिलती हैं। विंध्याचल पर्वत ही उत्तरी और दक्षिणी भारत को एक दूसरे से स्पष्ट रूप से अलग करता है। इस पर्वत की औसत ऊंचाई 900 मीटर है। सतपुड़ा ये पर्वतमाला नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से आरंभ होकर छोटा नागपुर के पठार तक विस्तृत है। महादेव और मैकाल पहाड़ियां भी सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत ही हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला का भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है और इसकी औसत ऊंचाई 760 मीटर है। 1350 मीटर ऊंची धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। ये चोटी महादेव पहाड़ी पर स्थित है। सतपुड़ा की अमरकंटक चोटी 1066 मीटर से ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत जबलपुर के समीप धुआंधार जलप्रपात सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सतपुड़ा से संगमरमर की चट्टानें प्राप्त होती हैं। अरावली पर्वत श्रेणी अहमदाबाद के समीप राजस्थान के मरुस्थल की पूर्वी सीमा से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली के दक्षिण पश्चिम तक विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई लगभग 880 किलोमीटर है। आबू के निकट गुरु शिखर 1.772 मीटर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर के बीच है। अरावली श्रेणी जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। इसके पश्चिम की ओर माही तथा लूनी नदियां निकलती हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं। पूर्व की ओर मुख्य रूप से बनास नदी निकलती है, जो चंबल की सहायक नदी का कार्य करती है। ये सभी नदियां अस्थायी मौसमी हैं। इन पर्वतों के कारण संपूर्ण राजस्थान दो भागों में बंट गया है, उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी। मेवाड़ और मारवाड़ के विभाजक के रूप में अरावली राजस्थान के लगभग मध्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। ये पर्वत श्रृंखला मेवाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा एवं डूंगरपुर एवं मारवाड़, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, पाली आदि को भौगोलिक, जलवायविक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से दो भागों में विभाजित करता है। मेवाड़ प्रदेश में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है।
इस प्रदेश का औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 34 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस तक तथा शीत ऋतु में 14 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस के मध्य पाया जाता है। प्रदेश में वर्षों का औसत 80 सेमी तक रहता है। ये प्रदेश प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से राज्य का सर्वाधिक समृद्ध भाग माना जाता है। मारवाड़ी प्रदेश में अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। इस प्रदेश का औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 32 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस तथा शीत ऋतु में 100 से 17 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। इस प्रदेश में अनिश्चित एवं तूफानी वर्षा होती है। इस प्रदेश में कांटेदार पेड़ पाए जाते हैं। अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में मारवाड़ी भाषा बोली जाती है एवं पूर्वी क्षेत्र में मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। सौराष्ट्र और कच्छ का रणथार के मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम में गिरनार स्थित है। इसकी लहरदार धरती मध्य में प्रायः 914 से 1220 मीटर ऊंची है। सौराष्ट्र के उत्तर में कच्छ का उजाड़ रेतीला और पहाड़ी भाग है। दक्षिण पश्चिम मानसून के लौटने के समय तक ये खाड़ी कीचड़ से भरा रहता है। खारे दलदल से भरा हुआ ये प्रदेश सूर्य की गर्मी पाकर सफेद नमक के कठोर तल का रूप धारण कर लेता है। पश्चिमी घाट। हरिश्चंद्र श्रेणी दक्षिणी महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में विस्तृत ये पर्वतीय श्रेणी पुणे व उस्मानाबाद जिलों में विस्तृत है। कुद्रेमुख श्रेणी कर्नाटक स्थित इस श्रेणी में लौह अयस्क, हेमेटाइट एवं मैग्नेसाइट की प्रचुरता है। यहाँ से प्राप्त लौह अयस्क का मंगलौर बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। तुषागिरी यह पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटियों में से एक है। इसकी ऊंचाई 1714 मीटर है। यहाँ द्रविड़ जनजातियां निवास करती हैं। सलह यह महाराष्ट्र में मालेगांव नासिक के बीच स्थित एक चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1967 मीटर है। कलसुवाई यह महाराष्ट्र में स्थित पश्चिमी घाट में है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1696 मीटर है। पश्चिम घाट या सह्याद्री पश्चिमी घाट दक्कन पठार की पश्चिम सीमा से पश्चिमी तट के समानांतर विस्तृत है। यह उत्तर में ताप्ती नदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से पश्चिमी घाट को 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है: उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री ताप्ती नदी से शुरू होकर मालप्रभा नदी के उद्गम स्थल तक 650 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। उत्तरी सह्याद्री की औसत ऊंचाई 550 मीटर है। यहीं से गोदावरी, भीमा, कृष्णा एवं पूर्वा नदियों का उद्गम होता है। कलसुबाई, सालेर तथा महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की प्रमुख चोटियां हैं। थालघाट और भोरघाट उत्तरी सह्याद्री के 2 प्रमुख दर्रे हैं। मुंबई से पुणे का मार्ग भोरघाट दर्रे से ही बनता है। मध्य सह्याद्री मालप्रभा नदी के उद्गम स्थल से लेकर पालघाट दर्रे के बीच 650 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ये भाग काफी उबड़ खाबड़ धरातल वाला है तथा वनों से आच्छादित है। मध्य सह्याद्री की औसत ऊंचाई 1220 मीटर है। कुद्रेमुख और पुष्पगिरी यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं। मध्य सह्याद्री की चट्टानें ग्रेनाइट और नीस प्रकार की हैं। इसके पूर्व की ओर तुंगभद्रा और कावेरी नदियां प्रवाहित होती हैं। दक्षिण सह्याद्री नीलगिरी पहाड़ियों से लेकर कन्याकुमारी तक 290 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इस भाग में नीलगिरी पहाड़ी के साथ साथ अन्नामलाई की पहाड़ी भी है। अनायमुड्डी दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी सह्याद्री के उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ियां हैं तथा दक्षिण में इलायची की पहाड़ियां हैं।
पश्चिमी घाट दक्षिण में पूर्वी घाट से मिलकर एक पर्वतीय गांठ नीलगिरी का निर्माण करता है, जिसकी सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा 2637 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार 1300 किलोमीटर की लंबाई में महानदी से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 615 मीटर है। पूर्वी घाट के अंतर्गत दक्षिण से उत्तर की ओर पहाड़ियां को नीलगिरी, पालकोंडा, अन्नामलाई, जावादी और शेवराय की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच पूर्वी घाट का स्तर समान हो गया है। विशाखापट्टनम 1680 मीटर, पूर्वी घाट। का सबसे ऊंचा स्थल है और इसके बाद महेंद्रगिरी 1501 मीटर सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट का निर्माण चाकनाइट्स और खोंडेलाइट्स चट्टानों से हुआ है। पूर्वी घाट में चंदन के वन भी मिलते हैं। कावेरी नदी द्वारा निर्मित हौजेकल जलप्रपात पूर्वी घाट में ही है। प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं। वर्तमान के दक्षिणी प्रायद्वीप की उत्पत्ति लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह भाग सदा से ही स्थल खंड रहा है और कभी भी पूरी तरह सागर तल के नीचे नहीं डूबा, अर्थात ये पर्वत निर्माणकारी भूसंचलन क्रियाओं के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त रहा है। इसी कारण यह एक स्थिर या दृढ़ भूखंड बन गया है, जहाँ की अधिकतर चट्टानें मोड़दार न होकर क्षैतिज अवस्था में पाई जाती हैं। अपक्षयन के कारण यहाँ पर्वतों की चोटियां नुकीली न होकर प्रायः समतल पाई जाती हैं और पर्वत अवशिष्ट पर्वत के रूप में उपस्थित हैं। इनके मुख्य उदाहरण अरावली पर्वत, पूर्वी घाट तथा राजमहल की पहाड़ियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत में भूगर्भिक हलचलों के प्रमाण लंबरूप में मिलते हैं, जिनके फलस्वरूप कई क्षेत्रों में ब्रंश पाए जाते हैं। इन ब्रंशों की उत्पत्ति से भ्रशित घाटियों का निर्माण हुआ, जिनके बीच का भाग धंस गया और उसमें जो चट्टानें बनी उन्हें कालांतर में गोंडवाना चट्टानें कहा गया। इनका विस्तार दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी की घाटियों में भी हुआ। इन चट्टानों में ही तत्कालीन वनस्पति के दब जाने से कोयले की उत्पत्ति हुई। दूसरी भूगर्भिक क्रिया ज्वालामुखी के गार के रूप में हुई, जिसमें भूगर्भ का पिघला हुआ पदार्थ धरातल पर बहकर फैल गया। इसकी मोटाई 3000 मीटर तक आंकी गई है। कहीं कहीं तो यह इससे भी अधिक गहरा हो गया है। इन लावा के जमावों ने प्रायद्वीप के अधिकांश भाग को पठार का रूप दे दिया। पश्चिमी घाट और अजंता की पहाड़ियां इसी लावा के पठार के रूप में अवस्थित पाई जाती है। इस क्षेत्र की अधिकांश चट्टानें बेसल्ट हैं। इस प्राचीनतम भूखंड की रचना अत्यंत कठोर चट्टानों से हुई है, जो आर्कियन और पूर्व कैम्ब्रियन युगों में मानी जाती हैं। कालांतर में ये चट्टानें गर्मी और दबाव पाकर परिवर्तित हो गई। जहाँ तहाँ इनमें ग्रेनाइट और नीस चट्टानें भी पाई जाती है। उत्तरी भाग में स्लेट और संगमरमर की चट्टानें, पश्चिम की ओर लावा मिट्टी तथा पूर्वी भाग में लाल लेटेराइट, ग्रेनाइट मिट्टी, चूने का पत्थर और कोयला प्रधान चट्टानें मिलती है। वर्तमान में दक्षिणी प्रायद्वीप का अधिकांश भाग काफी घिस गया है, जिसमें इसकी आधारशिलाएं आग्नेय और कायांतरित धरातल पर दृष्टिगोचर होने लगी है। इस पर बहने वाली नदियां भी अपने आधार तल तक पहुंच गई हैं। प्रायद्वीपीय पठार का महत्व। खनिज संपदाओं से परिपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत की देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपनी अवस्थिति और चट्टानों के संगठन फॉर्मेशन के कारण प्रायद्वीपीय भारत को निम्न महत्ता प्राप्त है। भारत का प्रायद्वीपीय प्रदेश धात्विक और अधात्विक दोनों ही प्रकार के खनिजों से परिपूर्ण है।
यहाँ पाए जाने वाले खनिज अयस्कों में लोहा, मैंगनीज, तांबा, बॉक्साइट, क्रोमियम, सोना, चांदी, जस्ता, शीशा और पारा शामिल हैं। साथ ही यहाँ कोयले, हीरे, अभ्रक, बहुमूल्य पत्थर, संगमरमर, इमारती और सजावटी पत्थर की प्रचुरता है। भारत का 98% गोंडवाना कोयला भंडार प्रायद्वीपीय प्रदेश में ही पाया जाता है। अगर 150 क्या मान लिया 175 180 90 अगर मेरे में बहुत अच्छे नंबर हैं तो 170 170 के ऊपर तभी आदमी सोचे कि हाँ इसमें ये रेट लानी और मिलियंस में अच्छा नंबर आ गया। प्रायद्वीपीय भारत का एक बहुत बड़ा भाग काली मृदा, रेगन मृदा से ढका है। इस मृदा के विशेष गुण इस पर कपास, मिलेट, मक्के, दलहनों, नारंगी और नींबूजात फलों की खेती को प्रोत्साहित करते हैं। वैसे इस प्रदेश के कुछ हिस्सों में चाय, कॉफी, रबर, काजू, मसालों, तंबाकू, मूंगफली और तिलहनों की खेती की जाती है। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी भाग तथा पूर्वी भागों में आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन शैलों से निर्मित विस्तृत क्षेत्र विद्यमान है, जिन पर समयांतराल में लाल, भूरी एवं लेटेराइट मृदाओं का विकास हुआ है। ये मृदाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधार है। पश्चिमी घाट, नीलगिरी और पूर्वी घाट घने उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और आर्द्र चीर हरित वनों से ढके हैं। इन वनों से सागवान, सखुआ, चंदन, एबोनी, महोगनी, बांस, बेत, रोजवुड, आयरनवुड और विभिन्न वन संपदाओं की प्राप्ति होती है। पूरब दिशा की ओर बहने और बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली नदियां इस प्रदेश में महाखंडों, जलप्रपातों, क्षिप्तिकाओं का निर्माण करती हैं, जिन्हें जगह जगह पनबिजली उत्पादन के लिए उपयोग में लाया गया है। पश्चिमी घाट से उद्गमित नदियां पनबिजली उत्पादन के लिए विशेषकर उपयोगी हैं तथा इनसे कृषिगत फसलों एवं फलोद्यानों को सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध होती है। इस प्रदेश में अनेक पहाड़ी पर्यटन स्थल एवं शरण स्थलियां, रिजॉर्ट्स विद्यमान हैं, जिनमें उदमंडलम, ऊतकमंड, ऊटी, कोडाईकनाल, महाबालेश्वर, खंडाला, मैथेरॉन, पंचमढ़ी और माउंट आबू सबसे महत्वपूर्ण हैं। पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों में उच्च कोटि के औषधीय गुण वाले पौधे पाए जाते हैं। प्रायद्वीप के पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में अन्य अनुसूचित जनजातियों का निवास है। विंध्य के दक्षिण में द्रविड़ संस्कृति की प्रमुखता है। भारत के तटीय मैदान। भारत की तटरेखा लगभग 6000 किलोमीटर लंबी है, जो पश्चिम में कच्छ के रण से पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा तक विस्तृत है। प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिमी एवं पूर्वी सीमा तथा भारतीय तटरेखा के बीच स्थित मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटरेखा एवं पूर्वी घाट के बीच स्थित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। ये मैदान या तो क्रिया से बने हैं या नदियों द्वारा निक्षेप क्रिया से बने हैं। इन मैदानों में धरातल तथा संरचना संबंधी विभिन्नताएं स्पष्ट दिखाई देती है। प्रायद्वीपीय पठार की पूर्वी व पश्चिमी सीमाओं पर तटीय मैदान है। भारत के तटीय मैदान। पूर्वी तट। पूर्वी तट पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी नदियों के डेल्टा हैं। इसका उत्तरी भाग काकीनाडा तट तथा दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। काकीनाडा तट ये गंगा के डेल्टा से लेकर कृष्णा नदी के डेल्टा तक विस्तृत है। यहाँ कई नदियों द्वारा अपने डेल्टाओं का निर्माण किया गया है।
इस छिछले तट पर प्रवाल भित्ति का अभाव पाया जाता है। काकीनाडा, विशाखापत्तनम, गोपालपुर, गंजाम, पुरी, पारादीप, हल्दिया तथा कोलकाता आदि इस तट के प्रमुख बंदरगाह हैं। कोरोमंडल तट ये कृष्णा के डेल्टा से कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। इस छिछले तथा बलुई तट पर कांप मिट्टी के मैदान है। वांटीबू, पामवन तथा श्रीहरिकोटा यहाँ स्थित प्रमुख द्वीप हैं। मन्नार, पाक, आदम सेतु तथा पाक जलसंधि इस तट की मुख्य खाड़ियां हैं। इस तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाहों में चेन्नई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, धनुषकोटी, नागापट्टनम, कराईकल, पोर्टोनोवा व कुड्डलूर आदि शामिल हैं। पश्चिमी तट। खंभात की खाड़ी से कुमारी अंतरीप तक विस्तृत पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कोंकण तट तथा दक्षिणी भाग मालाबार तट कहलाता है। पश्चिमी घाट को सामान्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। 1. काठियावाड़ तट सौराष्ट्र से सूरत तक विस्तृत। इस तट पर कोरी, क्रीक व खंभात की खाड़ियां हैं। ये तट अत्यंत कटा-फटा है। कारुम्भर, नोरा, शियाल, वारबे तथा वेदी पिरोटिन, कच्छ की खाड़ी इसके प्रमुख द्वीप हैं, तथा मांडवी, कांडला, द्वारका, सिक्का, पोरबंदर, सोमनाथ, भड़ौच, सूरत, ओखा आदि इस तट के प्रमुख बंदरगाह है। पूर्वी गुजरात का अरासुर पर्वत, सतपुड़ा की राजपीपला पहाड़ियां, वलसाड़ जिले की परनेरा पहाड़ियां, दक्षिणी भाग की सह्याद्री, गिरनार पहाड़ियां तथा काठियावाड़ की महादेव पहाड़ियां इसकी प्रमुख उच्च भूमियां है। 2. कोंकण तट ये सूरत से गोवा तक एक संकरी पट्टी के रूप में फैला है। सालसेट तथा एलिफेंटा नामक द्वीप मुंबई के निकट स्थित हैं। माहिम, रत्नगिरी, मुंबई, मालवन, मार्गोवा आदि इस तट के प्रमुख बंदरगाह हैं। 3. मालाबार तट यह मंगलुरु से कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। अत्यंत कटे फटे इस तट पर पश्चिमी घाट से उद्गमित होने वाली छोटी छोटी तीव्र वेग वाली नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से कांप मिट्टी के कई मैदानों का निर्माण हुआ है। इसकी लंबाई 500 किलोमीटर है। इस समस्त तट पर अनेक बालू का स्तूप निर्मित हो गए हैं। इस तट पर खाड़ियों, झीलों व लैगूनों की बहुलता है। कोची, कोझिकोड, अलेखी, मंगलुरु, कोलम, होनावर, भटकल, एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम आदि इस तट के प्रमुख बंदरगाह हैं। तट के सहारे निर्मित लैगूनों को यहाँ कयाल कहा जाता है। वेमनाड व अष्टमुडी प्रमुख लैगून है। 4. दक्षिणी तट महाद्वीपीय मग्न तट पर समुद्र की औसत गहराई 92 मीटर है। यहाँ द्वीपों का नितांत अभाव है। श्रीलंका को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला सेतुबंध लहरों एवं धाराओं के प्रभाव से निर्मित एक भित्ति दीवार है। भारत के तटीय मैदान की विशेषताएं। 1. यह क्षेत्र अत्यंत प्राचीन चट्टानों से बना होने के कारण खनिज पदार्थों में धनी है। कर्नाटक में सोना, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में हीरा, संगमरमर, चूने का पत्थर, मैंगनीज, आंध्र प्रदेश में कोयला, सोना, लोहा, क्रोमियम, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में लोहा पाया जाता है। संगमरमर, कोयला, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, अग्नि मिट्टी, अभ्रक, ग्रेफाइट, कोरंडम, रॉक फॉस्फेट, तांबा आदि भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। 2. लावा मिट्टी रासायनिक तत्वों में धनी होने के कारण कपास के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। दक्षिण में लेटेराइट मिट्टी वाले पहाड़ी भागों में चाय, कहवा तथा रबर का उत्पादन होता है। पहाड़ी ढालों पर गरम मसाले, काजू, केला और आम भी पैदा किए जाते हैं। निम्न भागों में नारियल, गन्ना, धान, कपास, सुपारी, साबूदाना, अनास, तंबाकू, मूंगफली और तिलहन पैदा किए जाते हैं।
3. प्रायद्वीप में साल, सागवान, शीशम तथा चंदन के बहुमूल्य वन मिलते हैं। लाख, बीड़ी बनाने के लिए चौड़ी पत्ती वाले टीमरू और तेंदू वृक्ष, महुआ, अग्नि घास, रोशा घास, हरे बहेड़ा, शहद, आंवला, चिरौंजी आदि उपजें भी प्राप्त की जाती हैं। 4. यहाँ अब भाक, अरंड, शहतूत, पलास आदि वृक्षों के कुज लगाकर विविध प्रकार के रेशम के उत्पादन में तेजी से वृद्धि की जा रही है। 5. मुख्य पठारों पर उटकमंड, पंचमढ़ी, महाबलेश्वर आदि स्वास्थ्यवर्धक स्थान पाए जाते हैं। 6. भारत का उत्तम श्रेणी का 98% कोयला पठारी भाग में मुख्यतः दामोदर, बराकर एवं दामोदर श्रृंखलाओं के जमावों में पाया जाता है। इन जमावों के साथ साथ कठोर क्वार्ट्जाइट, अग्नि मिट्टियां एवं बालू शिलाएं भी पाई जाती हैं। 7. पठारी भागों से नीचे उतरते समय अनेक नदियां अपने मार्ग में झरने, शरावती पर जोग या गरसोप्पा, पेरियार पर पेरियार, कावेरी पर शिव समुद्रम बनाती हैं, जिनसे जलविद्युत शक्ति उत्पन्न की जाती है। इनमें काली नदी, काबिनी, मोटार, कुंडा परम्बिकुलम, इदिकी, कोयना और टाटा जल विद्युत शक्ति योजनाएं उल्लेखनीय हैं। पश्चिमी घाटों पर होने वाली अधिक वर्षा को बांध बनाकर रोका गया है, परंतु आज भी यहाँ के संसाधनों का समुचित विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि उपजाऊ भूमि सीमित होने और धरातल ऊंचा नीचा होने के कारण यातायात के साधनों का समुचित विकास पूरी तरह संभव नहीं है। सतपुड़ा पर्वत प्राचीन काल से ही उत्तरी भारत और दक्षिणी पठार के बीच सांस्कृतिक अवरोध रहा है। अब अधिकांश पठार पर सड़क व रेल यातायात का विस्तार कर नदी घाटियां में विकसित सघन कृषि फल व सब्जियों की फॉर्मिक कृषि को बढ़ावा देकर एवं खनिजों पर आधारित धातु शोधन, लौह इस्पात इंजीनियरिंग एवं पूंजीगत माल के उद्योगों की स्थापना कर दक्षिण के पठार पर विकसित अर्थतंत्र के क्षेत्रों को तेजी से विकसित किया जा रहा है। तटीय प्रदेशों का आर्थिक महत्व। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा लगभग 5700 किलोमीटर लंबी है और यदि द्वीपों की तटरेखाओं को मिला लें तो ये 7500 किलोमीटर से अधिक हो जाती है। भारत की जनसंख्या का लगभग 1/4 भाग तटीय भागों में ही निवास करता है, जो अपने आप में ये सिद्ध करता है कि तटीय भाग आर्थिक विकास की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्रों में से एक है। भारत के समुद्री व्यापार हेतु सभी बंदरगाह तटीय प्रदेशों में ही स्थित हैं। इनके अतिरिक्त भारत के तटीय भागों में खनिज एवं पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के व्यापक भंडार भी पाए जाते हैं। भारत के कई महत्वपूर्ण भारी उद्योग तटीय प्रदेशों में ही स्थित हैं। भारत के 4 में से 3 महासागर तटीय भागों पर ही स्थित हैं, जो ये संकेत करते हैं कि तटीय प्रदेश आर्थिक विकास की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त प्रदेश हैं। भारतीय द्वीप। भारत में मुख्य स्थल के अतिरिक्त हिंद महासागर में बहुत से द्वीप हैं। भारत में कुल 247 द्वीप हैं, जिनमें से 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में तथा शेष 43 द्वीप अरब सागर में हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीप जलमग्न टेशियरी पर्वतमाला के ऊपरी भाग हैं, जबकि अरब सागर के द्वीप प्राचीन भूखंड के अवशिष्ट भाग हैं और प्रवाल भित्तियों द्वारा बने हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीप। बंगाल की खाड़ी के तट के निकट कई द्वीप हैं। गंगा के डेल्टाई भाग में द्वीपों की संख्या अधिक है। हुगली नदी के सामने 20 किलोमीटर लंबा गंगा सागर नामक द्वीप है। 24 परगना के तट पर अनेक नग्नतटीय द्वीप पाए जाते हैं। हाल ही में यहाँ पर न्यूमा द्वीप का निर्माण हुआ है। महानदी ब्राह्मणी डेल्टा के निकट भी छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। नेल्लौर के निकट श्रीहरिकोटा द्वीप 50 किलोमीटर लंबा है, जहाँ पर भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है।
तमिलनाडु तथा श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में अनेक छोटे छोटे प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। तट से दूर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। अंडमान द्वीप समूह का विस्तार 10 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 92 से 93 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच है। इस समूह के द्वीप लगभग 300 किलोमीटर लंबे 8.300 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये 3 मुख्य समूहों में बंटे हुए हैं। इनमें उत्तरी अंडमान, मध्यवर्ती अंडमान तथा दक्षिणी अंडमान सम्मिलित हैं। ये द्वीप टर्शियरी युग के बलुआ पत्थर, चूना पत्थर तथा शैल के बने हुए हैं। ये काफी कटे फटे हैं। यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई 730 मीटर है। ये प्रवाल भित्तियों से घिरे हुए हैं। यहाँ पर घने वन उगे हुए हैं। अंडमान द्वीप समूह के दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह है। यह 19 द्वीपों का समूह है जो 6 डिग्री 30 उत्तर से 9 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। इस द्वीप समूह के उत्तरी भाग को कार निकोबार तथा दक्षिणी भाग को महान निकोबार कहते हैं। इनका क्षेत्रफल 168 वर्ग किमी तथा 200 वर्ग किमी है। इस समूह का सबसे बड़ा द्वीप समूह महान निकोबार है, जिसका क्षेत्रफल 862 वर्ग किमी है। अन्य महत्वपूर्ण द्वीपों का नाम तिलांचोंग, चनूटा, टेरेसा, कमोर्टा, कचाल, नामकरोड़ी, ट्रिकेंट आदि हैं। पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में स्थित बैरन तथा नारकोडम द्वीप ज्वालामुखी हैं। ओंग, जारवा तथा सेंटिनीज अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की बची हुई मूल जनजातियां हैं। अरब सागर के द्वीप। अरब सागर में काठियावाड़ के दक्षिणी तथा पूर्वी तटों के निकट कई चट्टानी द्वीप मिलते हैं। यहाँ पर पीरम तथा भौंस द्वीप प्रमुख हैं। मुंबई के निकट हैनरे, कैनरे, बुच्चर, स्वेलीफेंटा तथा अर्नाला द्वीप प्रमुख हैं। मंगलौर के उत्तर में भटकल द्वीप है। चट्टानी द्वीपों के अतिरिक्त काम बिछे द्वीप भी हैं। खंभात की खाड़ी में ड्यूटू द्वीप 12 किलोमीटर लंबा है। कच्छ की खाड़ी में वैद, नोरा, पिरटान तथा करुभार द्वीप है। नर्मदा तथा तापी नदियों के मुहाने के निकट खादियवेट, अलियवेट आदि द्वीप भी कांपयुक्त द्वीप हैं। केरल तट से कुछ दूरी पर पश्चिम की ओर लक्षद्वीप समूह है। पहले इस द्वीप समूह को लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीनदीवी नामों से पुकारा जाता था। ये द्वीप 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री 13 उत्तरी अक्षांशों के बीच फैले हुए हैं। ये छोटे छोटे द्वीप हैं और इनका कुल क्षेत्रफल केवल 32 वर्ग किमी है। सबसे बड़ा द्वीप लक्षद्वीप है। यहाँ की राजधानी कावरती इसी द्वीप पर स्थित है। अमीनदीवी एक छोटा सा द्वीप है। सुदूर दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 45 वर्ग किमी है।